बस बच्चों, आप गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि संघ राज्य के बीच किस तरीके से सहयोग के मंच है और उनको हम कंपैरिजन करेंगे। देखो किस तरीके से हम कंपैरिजन करें। तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद। इंटरस्टेट काउंसिल। तो आप जानते हो ये संघ और राज्य के बीच जैसे सहकारिता कहते हैं, सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान मूल्य कहाँ है? आर्टिकल 263। तो याद रखें संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 263 में है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन रियल में निर्माण हुआ वर्ष 1990 में और बीपी सिंह सरकार के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। और आप देखोगे बीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, तो आपको याद दिला दूं कि बच्चों बीपी सिंह गवर्नमेंट 89 में थी, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और बीपी सिंह ये बताना चाहते थे कांग्रेस सेंट्रलाइजेशन की बात करती है, जबकि बीपी सिंह गवर्नमेंट विल वर्क फॉर कॉपरेशन। तो जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट है वो कॉपरेशन की बात करेगी। तो इसलिए बीपी सिंह सरकार ने बनाया, ये बताने के लिए को राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। और इसका रिकमेंडेशन सरकारीय कमीशन ने भी किया था। अंतर्राज्यीय परिषद बने, दैट वाज रिकमेंडेड बाय सरकारीय कमीशन। तो 83 में जो सरकारी कमीशन बना था उसने भी ये रिकमेंडेशन किया था। सरकारी कमीशन मेंबर थे आर एस सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया, एस आर सेन, रंजीत सिंह सरकारिया, एस आर सेन। तो अच्छा, जब सरकारी कमीशन बना तो पता चला कि भाई ये लोग रहेंगे। जो सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन दिया, इस तरीके से हम और वी शिवरामन एक और मेंबर है इसके। तो दो मेंबर थे, एक चेयरपर्सन थे रंजीत सिंह सरकारिया जस्टिस थे, तो शिवरामन और एस आर सेन इसके मेंबर थे। तो सरकारी कमीशन ने कहा कि भारत में सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारी संघवाद देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाए। 89 इसलिए भी कि अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, इट वॉज बीजेपी गवर्नमेंट। और बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। अब देखोगे सरकारी कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। हेडेड बाई पीएम, प्रधानमंत्री इसका हेड होगा। और उसके बाद इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। देयर विल बी 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स। 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। और उसके बाद अब देखोगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और सीएम ऑफ ऑल स्टेट सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। हाँ, ये बीपी सिंह गवर्नमेंट है, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, द सीएम ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। और बाकी सभी राज्यों के प्रशासक।
तो सभी राज्यों के प्रशासक, सभी यूटी के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। और आप देखोगे अभी 2022 के बाद एक चेंज किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल में संघ सरकार के 10 कैबिनेट मंत्री परमानेंट इनवाइटी होंगे। और जरा सोच के देख लो, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा काम होगा, तो हमें लॉजिकल पढ़ने की आवश्यकता है, अब रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा किसी संगठन का संरचना होगी, कार्य वैसे ही होंगे। और अब कैसे, आप देखोगे अगर, अब जरा सोच के देखो, हमारे फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर की बात होती है। अब डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है पीएम अलग बैठेगा, सीएम अलग बैठेगा, ये डिवीजन ऑफ पावर है। लेकिन जरा देखो, इसमें पीएम सीएम सब एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है कोऑपरेशन की बात होगी। अदरवाइज देखो, पीएम तो बैठता है स्टेट में और पीएम सीएम बैठता है स्टेट में, पीएम बैठ रहा है यहाँ। तो इस स्वाभाविक रूप में ये कोऑपरेशन है। अगर सब लोग बैठेंगे तो कोई ऐसी कॉमन बात करेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि सेंट्रल स्टेट अंतर्राज्यीय परिषद के जो काम दिए गए हैं, ड्यूटी दिया गया है, ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन बाय 1990 में बनाया गया ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन जो ड्यूटी है वो तो 263 में है। तो सरकारी कमीशन की ये अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की ड्यूटी दी गई है। और बच्चों ये भी देखो, इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में, क्योंकि जब बैठक होगी तो आखिर में इसको चेयर कौन करेगा? होम मिनिस्टर। अच्छा, होम मिनिस्टर चेयर कब करेगा? क्योंकि हमेशा पीएम तो अवेलेबल होता नहीं। तो इसका स्वाभाविक रूप में एक कमेटी भी होती है, एक सचिवालय है, ये सारे लोग बैठेंगे, सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम में, गृह मंत्रालय में। और जब लगातार, चूँकि अब साल भर में एक बार इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होगी, और वैसे कई बार 10-10 साल बैठक नहीं हुई, लेकिन इसके बाद इसकी कमेटी बन जाएगी, जो क्योंकि पीएम हमेशा अवेलेबल नहीं होता, पीएम बिजी होता है, तो क्या करेगा? गृह मंत्री के साथ बाकी कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे और 9 स्टेट को ले लिया जाएगा, 9 राज्यों को ले लिया जाएगा। अब क्योंकि हर राज्य को, देखो दोस्तों, बड़ा लोग बैठाना दिक्कत होती है, तो इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल में कमेटी भी बना ली गई है। तो कमेटी क्या होगी? ये जो समिति होगी जो हमेशा बैठकें करती रहेगी, तो इसकी एक कमेटी बना ली गई है। और इसलिए बना ली जाती है कि सब राज्य को एक साथ बुलाना मुश्किल होता है, सब इकट्ठे एक साथ हो जाए। तो कमेटी विल बी चेयर बाय मिनिस्टर ऑफ होम, यानी एमएचए, गृह मंत्रालय, उसको गृह मंत्री चेयर करेगा। और उसमें प्लस ये कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 या 5, क्योंकि गृह मंत्री आ ही गया, तो 5 कैबिनेट मिनिस्टर और प्लस 9 सीएम। ये उसकी कमेटी है जो हमेशा विचार करती रहती है किसी मामले पर। अब 263 में जो काम लिखा गया अंतर्राज्यीय परिषद का, ये आपस में साझे मामलों पर विचार करना, संघ राज्य के बीच विवादों को हल करना, विवादों की जांच करना। इसलिए देखोगे दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल का बेसिक काम क्या है? अगर 263 की बात देखोगे, आखिर में कौन से ऐसे हैं जो संघ राज्य के बीच विवाद है, ये जांच करना, द डिस्प्यूट बिटवीन संघ स्टेट, यूनियन स्टेट। और दूसरा, संघ राज्य के साझे विषय या राज्यों के साझे विषय। तो डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, पहली बात। उसके बाद फिर इसके बाद साझे विषय, कॉमन इशूज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट। तो भाई सीधी सी बात है, संघ राज्य के विवाद भी, यानी अब जरूर थोड़े उच्चतम न्यायालय जाओ। अब इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या है? अब सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई, तो सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन विचार कौन करेगा? ये अंतर्राज्यीय परिषद करेगी। इसे सोचो दोस्तों, हमारे यहाँ तो संघ राज्य के विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। इसलिए अब सवाल है कि अगर मान लो कि सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, इफ देयर इज एनी रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन, और सरकार या आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया है? सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन का जो बेसिक पार्ट है, उसने क्या कहा है
कि भारत में पहला संघ शक्तिशाली होना चाहिए। यानी अगर सरकारी कमीशन के 284 रिकमेंडेशन दिया 284, उस रिकमेंडेशन को शॉर्ट किया जाए तो कहा जाएगा कि भारत में शक्तिशाली संघ होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ पावरफुल यूएन गवर्नमेंट। क्योंकि सरकारी कमीशन वही कहेगा संविधान का विजन है, लेकिन राज्यों को स्वायत्ता भी दी जाए और लास्ट में फिर संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन किया जाए। इसलिए अब मान लो सरकारी कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 200 पर 4 महीने के भीतर परमिशन दी जाए। जो भी 200 का डिस्प्यूट चल रहा है तो कमीशन ने कहा 4 महीने के भीतर परमिशन दी जाए। फिर सरकारी कमीशन ने कहा कि राज्यपाल का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कैसा होना चाहिए? विशेष व्यक्ति होना चाहिए, एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब जिसका स्थानीय दलीय राज्य से कोई संबंध हो, अ पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द लोकल पॉलिटिक्स, वैसा राज्यपाल होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप में इसका मतलब सरकारी कमीशन अगर कहा कि 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और आप याद रखना सरकारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने के लिए विचार कौन करेगा? इंटरस्टेट काउंसिल। तो सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन क्या दी? पुंछी कमीशन। और सरकारी कमीशन पुंछी कमीशन में थोड़ी समानता है, थोड़े अंतर है। इन सब पर कौन विचार करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। इसलिए कहा भी गया है कि भाई सब मिल के आपस में विचार कर ले। अब मान लो कि समवर्ती सूची पर कंकरेंट लिस्ट पर कोई विधि बनानी है तो कंकरेंट लिस्ट पे दोनों विधि बना सकते हैं, लेकिन कमीशन ने क्या कहा कि कम से कम इससे राज्यों से परामर्श कर लिया जाए। स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते समय कम से कम संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए, ऐसा सरकारी कमीशन ने कहा है। और अपॉइंटिंग अ गवर्नर इन द स्टेट देयर मस्ट बी कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, संबंधित मंत्री से परामर्श कर लिया जाए। इसलिए स्वाभाविक रूप में सरकारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया है तो वो कैसे लागू किया जाए इसका काम विचार करना है अंतर्राज्यीय परिषद। तो आप देखोगे सरकारी कमीशन से पूछा गया क्या ऑल इंडिया सर्विसेज हटा दिया जाए? कमीशन ने कहा नहीं। सरकारी कमीशन से पूछा गया क्या 356 हटा दिया जाए? कमीशन ने कहा नहीं। सरकारी कमीशन ने कहा अरे भाई पावरफुल यूनियन होना राज्यों के खिलाफ कहाँ है? यानी हमारे यहाँ कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। पावरफुल यूनियन का मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि पावरफुल यूनियन का मतलब होता है कि हमें स्टेट की पावर कमजोर किया जाए। ऐसा नहीं होता बच्चों। अरे पावरफुल यूनियन भी हो सकता है, स्टेट की ऑटोनॉमी हो सकती है, दोनों साथ साथ चल सकता है। इसलिए सरकारी कमीशन ने कहा कि नहीं, अब इसलिए सारी सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे विचार कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद। उसके बाद अब देखोगे पुंछी कमीशन बना। 2010 में। जब पुंछी कमीशन बना, MN पुंछी, ये भी स्वायत्ता के लिए बना, मदन मोहन पुंछी। पुंछी कमीशन में कौन था? लोग मेंबर थे धीरेन्द्र सिंह, ये तो चेयरपर्सन थे। ये भारत IAS ऑफिसर थे धीरेन्द्र सिंह। VK दुग्गल, ये होम सेक्रेटरी रह चुके, ये भी IAS। VK दुग्गल। और माधवन, ये पुंछी कमीशन के मेंबर थे। ये पुंछी कमीशन के मेंबर थे और इनसे पूछा गया अब इनकी पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन में कौन विचार करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद यही काम तो करती है। इस तरीके से हम साझी विषयों पर विचार करें। अब साझी विषय क्या है दोस्तों? अब इंटरस्टेट काउंसिल बैठेगी तो क्या विचार करेगी कि देश में शिक्षा का एक जैसा स्तर लाया जाए। अब सोचो हमारे यहाँ आज तक माओवाद की समस्या क्यों हल नहीं हो पाई? क्योंकि अब पब्लिक ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब छत्तीसगढ़ का कॉपरेशन बिहार के साथ नहीं है, बिहार कॉपरेशन उत्तराखंड के साथ नहीं है, तो कॉपरेशन हो ही पाता। इसलिए लिखा गया है कि कॉपरेशन होना चाहिए।
सहयोग होना चाहिए। इसका मतलब बिना कोऑपरेशन की बात नहीं बनेगी। तो अब बिना कोऑपरेशन का फोरम क्या होगा? अंतर्राज्यीय परिषद। आप पूछोगे दोस्तों फिर बैठक क्यों नहीं हो पाती? अब सवाल यही तो है। अरे दोस्तों बैठक क्यों नहीं हो पाती? वो पॉलिटिक्स हावी है, पॉलिटिक्स हावी तो बैठक नहीं हो पाती। इसे हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए। यानी 7 शेड्यूल का जो विषय है वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में, व्यवहार में तो कम से कम सबका साथ सबका विकास। इसे दोस्तों ने तो पंजाब हरियाणा लड़ेंगे आपस में तो पूरे देश का विकास खराब होगा। और इसलिए देखोगे कई बार ऐसा होता है संघ राज्य के बीच झगड़ा है, तब उसके बहाने किसानों को उकसाया जा रहा है। यानी पंजाब में अलग दल की सरकार है और संघ में अलग दल की सरकार है। आप ध्यान दोगे आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? कारण तो वही है, हरियाणा के भी किसान हैं, यूपी के भी किसान हैं, लेकिन पंजाब के किसान क्यों आ रहे हैं? तो पॉलिटिक्स। चुनाव आने वाला है तो इंडिया में पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर ये सब मामले हैं जिस पे इंटरस्टेट काउंसिल विचार करता है। लेकिन जब पुंछी कमीशन से पूछा गया कि राज्यों को स्वायत्तता कैसी दी जाए, तो पुंछी कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा करो कि अमेंडमेंट 356 में संशोधन कर दो, क्योंकि स्थानीय आपातकाल लाया जाए, लोकल इमरजेंसी। स्थानीय आपातकाल का मतलब है कि 3 महीने के लिए जनपदों में भी आपातकाल लगा देना, पूरे राज्य में नहीं। फॉर 3 मंथ्स जनपदों में भी हम आपातकाल लगा सकते हैं, तो स्थानीय आपातकाल की बात आ गई। और इन्होंने कहा कि आर्टिकल, कुछ संविधान का आर्टिकल में चेंज होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 163 कि जहाँ लिखा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर इंतकाम करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल को हटाने का तरीका क्या होना चाहिए? राज्यपाल को विधानसभा के द्वारा हटाया जाए। विधानसभा के द्वारा हटाया जाए। यानी इसका मतलब है गवर्नर ऑफ स्टेट शुड नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मामला है इसको हटा दिया जाए। और आप जानते हो दोस्तों प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट गवर्नर कभी भी हटा देगा, उसको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट कैसे हटाया जाता है? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर से। तो क्यों ना ऐसा ही कर दिया जाए राज्यपाल के बारे में। और फिर पूंछी कमीशन ने भी कहा कि अगर आर्टिकल 200 के मामले पर 6 महीने, यहाँ 4 महीने का है, 6 महीने का, 6 महीने परमिशन दी जाए। और लेकिन पूंछी कमीशन से पूछा कि आर्टिकल 356, कहा नहीं ये तो होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज होना, 356 होना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 200 को हटाने की बात नहीं कही, बस मिसयूज रोकने की बात कही। इन सब मामलों पर विचार कौन करता है? इंटरस्टेट काउंसिल। और बाकी कॉपरेशन हो जाए। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों अगर कॉपरेशन हो जाए, पूरे भारत में एजुकेशन के स्टैंडर्ड एक जैसा हो जाए। अगर नीट के एग्जाम में चलिए आप सोचो, अब बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्यों दें? अब बच्चे 25 फॉर्म क्यों भरे? एक ही फॉर्म होना चाहिए। अरे देश तो एक ही है, अब 25 बार फॉर्म भर रहा है। यही तो सहकारिता चाहिए। अब राज्य कहीं तैयार नहीं होंगे। अब पता चले डॉक्टर, कहीं का भी डॉक्टर हो, डॉक्टर का तो स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कई बार झगड़े, राजनीतिक झगड़े सब समस्याओं को रोकते हैं। नहीं तो सोचो सहयोग में सभी का भला है, कॉपरेशन में सभी का भला है। अरे मेरे बच्चों याद रखो, अपने पड़ोसी से कॉपरेशन करोगे तभी तो बात बनेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पड़ोसी से कॉपरेशन नहीं है तो बात बन ही नहीं पाएगी। कॉपरेशन जरूरी है। अब जरा देखो सहकारिता के और मंच जरा देखें। और सहकारिता के मंच क्या है? इसलिए घर में मम्मी पापा के बीच कॉपरेशन होना चाहिए, सहकारिता। अब मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं तो बताओ बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? दो भाई बहन लड़ रहे हैं तो पढ़ाई कैसी होगी? जीवन में बिना सहयोग के मामला चलते, एक एक बच्चों साइकिल के एक भैया थोड़ी घूमता है। ये संघवाद के बारे में भी है। अब इंडियन क्रिकेट टीम, यानी भारत क्या है, क्रिकेट टीम जैसा, अब खिलाड़ी कैप्टन से लड़ने लगे, अब तो हो गया मैच तो जीता नहीं जा पाएगा। अब अगली बात है, अब और क्या बनाया सहकारिता के लिए? एक और मंच क्या बनाया गया? जोनल काउंसिल। ये है आपका क्षेत्रीय परिषदें। जोनल काउंसिल
तो अब जोनल काउंसिल बनेगी। अब सहकारिता के लिए जोनल काउंसिल को आगे बढ़ाया गया, और जोनल काउंसिल का मतलब क्या है कि भारत में ये कैसे बना, वर्ष 1956 के अधिनियम के अनुसार। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बच्चों, कोई आर्टिकल के हिसाब से नहीं बना है, दैट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनेगा वो संवैधिक है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तो है नहीं। और दूसरी बात है, इसके हिसाब से भारत में 5 परिषदें हैं, 5 जनरल काउंसिल्स हैं। पांच जनरल काउंसिल हैं भारत में। जो 5 जनरल काउंसिल हैं इंडिया में, एक खास बात है, अब इन 5 जनरल काउंसिल में तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एंड सेंटर, और 5 जनरल काउंसिल में अलग अलग राज्य हैं। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, पीटी के लिए भी आप याद रखना, एक जोन में मतलब नॉर्थ जोन में तो पता चल जाता है कौन है, जैसे यूपी सेंट्रल जोन में है, हिमाचल नॉर्थ जोन में है, चेन्नई साउथ जोन में है तो पता चल जाता है, उड़ीसा ईस्ट जोन में है पता चल जाता है, कुछ राज्य, मध्य प्रदेश कहाँ है ये बच्चों को सोचना चाहिए। तो कई बार जैसे उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन में है, लगता है ऐसा नॉर्थ में होगा, नाम है उत्तर, लेकिन है सेंट्रल जोन में। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को यहाँ पे कुछ जो बेसिक फैक्ट है, यहाँ बेसिक बातें देखना चाहिए। इसे हम कई बार बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे ऐसी जानकारी में अवेलेबल होते हैं जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी नहीं है, वो संकट में पड़े रहते हैं, जबकि आपको तो काम के लिए बड़ी सारी बातें हैं। और फिर आप देखोगे अब 5 जोनल काउंसिल है, तो इसका संरचना क्या है, सभी जोनल काउंसिल का स्ट्रक्चर एक जैसा है। सभी जोनल काउंसिल की संरचना एक जैसी, संरचना का मतलब है हेडेड बाई मिनिस्टर ऑफ होम, संरचना एक है, गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखो संरचना का सभी जो 5 के स्ट्रक्चर एक है, 5 का चेयरपर्सन कौन होगा, गृह मंत्री, लेकिन उसके नीचे कौन होगा, जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केवल जोन के। अब मान लो एक जोन में 4 स्टेट है, 4 राज्य के मुख्यमंत्री, 5 स्टेट है, 5 राज्य के मुख्यमंत्री, तो सभी राज्य का मुख्यमंत्री में 28 नहीं, जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सीएम ऑफ एवरी स्टेट, सीएम ऑफ एवरी स्टेट इन जोन। जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी इसमें शामिल होंगे, नहीं 4 होंगे 4, 5 हो गए तो 5, सभी जोन के शामिल होंगे। और कोई केंद्र शासित क्षेत्र है तो वो भी शामिल होगा, सीएम है तो सीएम, नहीं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, तो यूटी का भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक या सीएम। और उसके अलावा कौन शामिल होगा, राज्यों के कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और विकास आयुक्त। प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है राज्य का, वही चीफ सेक्रेटरी, यानी जो डीएम का भी बास होता है बच्चों। और संघ में सबसे बड़ा आईएएस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, राज्य में होता है चीफ सेक्रेटरी। यानी सोचो डीएम बनना तो एक छोटी बात है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश पे 100 आईएएस हिल जाते। तो जो यूपी का चीफ सेक्रेटरी है, आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। तो चीफ सेक्रेटरी होगा और विकास आयुक्त, डेवलपमेंट कमिश्नर। अब आप देखोगे दोस्तों, तो अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना और इसकी संरचना में फर्क है, काम अलग अलग है। तो ध्यान से आप देखो, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ने पे की बात बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इसे देखो बच्चों, युवा अवस्था में कंसंट्रेशन नहीं होता, पहली कई बार रिवीजन करते रहो, फिर ध्यान से पढ़ते रहो, तभी तो बात बनेगी। इसलिए आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर अलग है। अंतर्राज्यीय परिषद में, अंतर्राज्यीय परिषद का हेड पीएम होता है, इसका हेड कौन है, गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम। ये बात आपको ध्यान रखना है, कंपेरिजन करके पढ़ोगे चीजें, ये अदरवाइज फैक्ट है। अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करके पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइन्स,
ये बात बहुत जरूरी होती है। पढ़ना चाहिए, कैसे चाहिए बच्चों, गजल गायक की तरह, हनी सिंह की नहीं, रैप कर रहे हो, रैप रैप में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट, यूटी। और दूसरी बात ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, और क्या करता है सीएम, क्या होगा, होम मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होता है, और सीएम उसका डेप्यूटी चेयरपर्सन होगा। जब गृह मंत्री नहीं होगा तो उस चेयर करेगा बैठक को, और सभी रोटेट करेंगे अल्फाबेटिकली, पहले एक राज्य का सीएम होगा, दूसरे का सीएम, तीसरे का सीएम। और इसकी बैठकें भी गृह मंत्रालय में होती है। अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय कहाँ है, गृह मंत्रालय। इसका सचिवालय कहाँ, गृह मंत्रालय। तो अब देखो, आप कहोगे इसमें ऑफिसर क्यों लाया गया, अंतर्राज्यीय परिषद में ऑफिसर तो नहीं है, इसमें ऑफिसर भी लाया गया। इंटरस्टेट काउंसिल में ऑफिसर्स नहीं है। अब इसमें क्यों, इसका मतलब इसका पर्पज अलग है। क्योंकि पर्पज अलग कैसे है, इस बात को देखने से पहले आपको ये भी याद दिला दें कि जरा हम ये भी देख लें कि पूर्वोत्तर परिषद का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपेरिजन कर लें। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मतलब है ये 72 में बना, ये भी पार्लियामेंट्री एक्ट से बना, ये भी स्टेचुटरी है। और समझ लो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग काउंसिल है, क्योंकि दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य थोड़ा सा कल्चरली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली देर डिफरेंट। पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या अलग है, सोसाइटी अलग है, इसलिए उनको अलग तरीके से स्थापित किया गया। उनकी समस्या अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का निर्माण हो गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 72 में बना पार्लियामेंट्री एक्ट से। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन होगा, इसका हेड होगा गृह मंत्री। इसका भी हेड कौन होगा, गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम। इसमें थोड़ा चेंज भी कई बार किया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, गृह मंत्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन होगा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का मंत्री। आप याद रखो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन, हमारे यहाँ एक ही ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि रीजन के लिए है। अब देखोगे हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, हेल्थ काम क्या है, पूरे भारत की स्वास्थ्य सेवा ध्यान रखना। एजुकेशन क्या है, पूरे भारत के एजुकेशन को ध्यान रखना। एजुकेशन मतलब पूरे भारत के एजुकेशन को, हेल्थ का मतलब पूरे भारत के हेल्थ को। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट ये केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास काम करती है, भारत में ऐसी और कोई मिनिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब जितने भारत में मिनिस्ट्रीज हैं वो सब अपना पैसा किसको देते हैं, अब सब अपना 10-10% पैसा इसको देते हैं, इससे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। इसलिए इसका वाइस चेयरपर्सन होता है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का मंत्री। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन। तो भारत में एक मात्र ऐसा मंत्रालय है जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हुआ है। उसके बाद इसमें कौन होंगे, गवर्नर। अब देखो पूर्वोत्तर परिषद में कितने स्टेट हैं, 8, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8। उसमें 8 है, यानी कुल मिलाकर कह लो पूर्वोत्तर। आप कहोगे सर पूर्वोत्तर परिषद बिल्कुल क्षेत्रीय परिषदों जैसे है, हाँ दिखता तो ऐसा ही है, थोड़ा फर्क जरूर है। और थोड़ा फर्क जरूर कैसे है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सभी 8 राज्यों के गवर्नर, 8 राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट, गवर्नर्स ऑफ ईच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और फिर सभी मुख्यमंत्री, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर ऑफ, सीएम ऑफ ईच स्टेट। और उसके बाद
उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड 2 व्यक्ति जो प्लानिंग में मास्टरी रखते हो, 2 persons nominated by प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 व्यक्ति, 3 भी कई बार हो सकते हैं। 2 persons nominated by the president, nominated by the president। अब बच्चों ये पूर्वोत्तर राज्य, अब ध्यान से अगर देखना, राज्यपाल केवल पूर्वोत्तर राज्यों में है, इधर नहीं है। अब ध्यान से देखो जरा, इसका मतलब है स्ट्रक्चर में और पूर्वोत्तर अंतर्राज्यीय परिषद में तो गवर्नर ही नहीं है। इस लॉजिकल अगर पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर आखिर यहाँ क्यों है। गवर्नर यहाँ इसलिए है कि बच्चों पूर्वोत्तर राज्यों में गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 6 शेड्यूल में। T7(1)(a) में नागालैंड को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम के लिए गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4th स्टेट के लिए स्पेशल, 4th यानी 6 शेड्यूल के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए गवर्नर है। और सीएम तो रहेगा रहेगा, और राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर है यहाँ नहीं है, वो यहाँ चीफ सेक्रेटरी नहीं है। जनरल काउंसिल में कौन है? चीफ सेक्रेटरी भी है। यहाँ विकास आयुक्त, तो यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 व्यक्ति जो प्लानिंग में मास्टरी रखते हैं। इसलिए बच्चों थोड़ा सा फर्क है जनरल काउंसिल में। इसलिए देखो, इंटर स्टेट काउंसिल, जनरल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अब थोड़े थोड़े काम अलग हैं और कुछ कुछ एक जैसे हैं। वैसे तो कुल मिला कोऑपरेशन करते हैं। भाई देखो 1956 में जब भारत का लिंग्विस्टिक आधार पर डिवीज़न हो गया, जब भाषाई आधार पर डिवीज़न हुआ, ऐसा थोड़ी था कि भाषा के आधार के बाद सामाजिक आर्थिक समस्याएं अलग हो जाएंगी, बल्कि यकीन मानो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। अब ऐसा क्यों बनाना पड़ा? ये सब क्षेत्रीय परिषदें क्यों आनी पड़ी? दोस्तों, जैसे ही 56 में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया, अलग अलग राज्य बना दिए। अब जरा सोच के देखो, अलग राज्य बनाने सहयोग की आवश्यकता कहाँ आई? अब मान लो कि महाराष्ट्र की बस जा रही है कर्नाटका, और कर्नाटका कहे मैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी नहीं दूँ, आप अपनी बस लेके भागो। प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मान लो कि 2 स्टेट के बीच में ब्रिज बनाना है। अब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में ब्रिज बनाना है और बीच में चंबल रिवर है। तो उत्तर प्रदेश कहते भाई मैं आधा ब्रिज बनाऊंगा, मध्य प्रदेश आधा का, मैं एमपी के है मैं आधा बनाऊंगा, तो कॉपरेशन हो जाएगा। और इसलिए आप देखोगे फिर तो रिवर लिंकेज भी हो रहा है। देश में सम वाटर क्राइसिस है, नदी को जोड़ लो। और आप कहोगे सर अगर इनका उपयोग किया जाए फिर तो पानी का झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन ये अब पॉलिटिक्स ऐसी है कि हर नेता अपने पार्टी और व्यक्ति को इंटरेस्ट में ध्यान में रख रहा है। इसे यही प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों इनके काम, दोनों के काम लगभग यही, जैसे थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि पूर्वोत्तर परिषदों में क्या प्रॉब्लम है, पर पूर्वोत्तर परिषद पूरी प्लानिंग के लिए यूनिट के रूप में काम करता है, वो काम जनरल काउंसिल का नहीं। यानी पूर्वोत्तर में आज 8 राज्य बन गए। 8 राज्य की आबादी लगभग 4 करोड़ है। दोस्तों छोटे छोटे राज्य हमने बना लिए, मेघालय, मिजोरम, ये 3-3 जनपद मिलकर स्टेट बन गया। तो अब सवाल है कि छोटे राज्य की समस्या क्या है? हाईवे बनाएंगे तो अगला राज्य कहेगा नहीं बनने देंगे, रेल चलाएंगे अगला राज्य कहेगा नहीं बनने देंगे। अरे दोस्तों, बड़े राज्य की यही समस्या है। यूपी बिहार में हाईवे बनाओ, राजस्थान में आज 600 किलोमीटर का हाईवे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में 600 किलोमीटर में 8 स्टेट आ जा रहे हैं, वहाँ तो 8 स्टेट कंसर्न चाहिए। इसलिए बच्चों अब मान लो पावर प्लांट बनाना है, सबका कोऑपरेशन करो। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज ए एडवाइजरी बॉडी फॉर प्लानिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। प्लानिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान के लिए क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये प्लानिंग के लिए। और यहाँ पे क्या है? ये विकास के लिए है, कोऑपरेशन के लिए है। इसलिए आप देखोगे इस अंतर के बावजूद ये प्लानिंग के लिए, विकास, बाकी काम जो एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये करती क्या है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्याओं का समाधान, राज्य पुनर्गठन से संबंधित
समस्याओं का समाधान। राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन विद स्टेट, एड्रेसिंग प्रॉब्लम विथ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एड्रेसिंग द इशू ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। राज्य पुनर्गठन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करना, ये पहला। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? लैंग्वेज, नदी जल बंटवारा, रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसी किस्म की आई, इसलिए इन सब का समाधान किया जाए। अल्पसंख्यक लोगों की शिक्षा, अब ये प्रॉब्लम है, इसके बाद भी राज्य लड़ रहे हैं आपस में। अब मान लो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया तो किसी किसी का चंडीगढ़ हमारा होगा तो सेटल ही हो जाए इसके थ्रू। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन और संचार। तो मान लो कि अब दिल्ली में हरियाणा का भी बस डिपो है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब दिल्ली कहे ना भाई हरियाणा का तो बस स्टेशन बनाने नहीं देंगे, तो फिर कोऑपरेशन नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। तीसरा सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, ये सब काम होते हैं इनके। अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम किसका है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये सारे काम तो करती है। अब उसके अलावा आप देखोगे प्लानिंग में एक यूनिट के रूप में काम करना, प्लानिंग में यूनिट के रूप में काम करना, ये है 3 कमीशन। अब देखो फिर कॉपरेशन आ रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ो ध्यान से, क्यों किसकी संरचना फर्क है, क्यों कहाँ राज्यपाल क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री है तो क्यों है, सारे कारण आपको स्पष्ट होने चाहिए। अब आप देखोगे उसके बाद आप आओगे नीति आयोग, लास्ट में है कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए नीति आयोग। अब देखो दोस्तों, नीति आयोग बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद कौन बनता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी बड़ा दिलचस्प है। अब देखोगे दोस्तों, नीति आयोग उदारीकरण के बाद बना, भूमंडलीकरण के बाद बना। अब देखो आजकल का जमाना लिबरलाइजेशन का है। पहले एक इंस्टीट्यूशन है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन हट गई। अब जो हट गया दोस्तों उसको पढ़ने चाहिए 370 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 370 35 ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे जो संविधान से हट गया हो क्या एग्जामिनर पूछेगा। लेकिन पढ़ने की जरूरत कहाँ पे है? कि 370 या नीति आयोग 370 चलाओ, विदाई हो गई 370 की, वो सब चले गए मिस्र की पिरामिड की तरह। अब यहाँ पे है नीति आयोग। तो नीति आयोग वर्तमान सरकार ने बनाया। देखो नीति आयोग का पर्पज क्या है, सीधे से उद्देश्य क्या है? सहयोग, सहकारिता। व्हाट इज पर्पस? पर्पस इज वेरी क्लियर, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, संघ राज्य के बीच सहयोग बढ़ाना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कहाँ? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कोऑपरेशन कहाँ? अब इसलिए देखो नवीन पटनायक प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री दीदी के यहाँ गए और पैसा दिया, दीदी का कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नवीन पटनायक के यहाँ गए तो नवीन पटनायक ने कहा ऐसा है कि हम उड़ीसा में प्रॉब्लम आती है साइक्लोन से, हमारे सब जो वायर हैं इलेक्ट्रिक वायर है वो सब डैमेज होते हैं, इसको रिपेयर करवा दो। तो क्या किया? पीएम ने सारा रिपेयर करवा दिया। अब जरा सोच के देखोगे, पीएम ने जब रिपेयर करवाया तो अब दोनों कॉपरेशन हो गया। इसीलिए हमें 100 कॉपरेशन चाहिए, टीम इंडिया। यानी कॉपरेशन क्यों? क्यों टीम इंडिया है। और कॉपरेशन क्यों?
क्योंकि बच्चों अगर विकसित भारत बनना है फॉर डेवलप्ड नेशन, जब राज्य का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। संघ तो 28 स्टेट का कॉम्बिनेशन है। इसलिए आप देखोगे बच्चों, नीति आयोग का मतलब है, अगर ये पर्पज है तो संरचना कैसी है, पर्पज है, संरचना स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहला पीएम, पीएम इज हेड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, उपाध्यक्ष। पीएम कौन होगा, अध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन जो अर्थशास्त्री होता है। तो नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन होगा, उपाध्यक्ष होगा। पीएम कौन होगा, अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा। पीएम अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा, वाइस चेयरपर्सन। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री होता है, सीईओ। तो ये कौन होता है, आईएएस। जो आईएएस होता है वो सीईओ होता है, नीति आयोग का सीईओ। उसके अलावा नीति आयोग में होती है गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग में, और क्या होता है, गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद। और गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, सारे स्टेट होते हैं, यानी सीएम और राज्यों के मुख्यमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, गवर्निंग काउंसिल। उसके बाद फिर क्या होगा, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। यहाँ रीजनल काउंसिल होंगे। अब रीजनल काउंसिल में कौन होगा, जैसे क्षेत्र विशेष के हिमालयी राज्य, हिमालयन स्टेट, हिमालयी राज्यों को रखा जा सकता है, या तटीय राज्यों को रखा जा सकता है, कोस्टल स्टेट। हिमालय राज्यों को रखा सकता है, कोस्टल स्टेट को रखा जाता है। दे आर द पार्ट ऑफ रीजनल काउंसिल, वो रीजनल काउंसिल के मेंबर है। तो शासकीय परिषद, इसका मतलब है अब देश के आर्थिक विकास करना है, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, ये नीति आयोग करता क्या है, न केवल सहयोग बढ़ाता है बल्कि कंपटीशन भी पैदा कर रहा है, प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन। इसलिए हमारा फेडरल गवर्नमेंट अब कैसे बढ़ रही, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉपरेशन तो ही है, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद भी चल रहा है। कैसे, गुजरात अपना प्रचार कर रहा है कि एक बार तो देखो गुजरात। जम्मू कश्मीर का अपना एडवर्टीजमेंट रहा है कि जम्मू कश्मीर हेवन। इसका मतलब हर राज्य, और यूपी अब योगी जी कुंभ का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब है अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। अब ये सब राज्यों की जिम्मेदारी है, कंपटीशन करना पड़ेगा। और इन फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वी कैन सी कंपटीशन। उदारवाद के जमाने में हम क्या देखेंगे, कंपटीशन। तो देयर इज ए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। उदारवाद के जमाने में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो यही तो है। और आप कहोगे सर कोऑपरेशन और कंपटीशन साथ साथ है। हाँ, जैसे आप अपने रूममेट के साथ कंपटीशन भी कर रहे हो, उससे ज़्यादा मार्क्स लेना है। और कंपटीशन कैसे, अब तो रैंकिंग बन रही है, इस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, इस स्टेट में हेल्थ सबसे अच्छा है, ये कंपटीशन हो रहा है। और कॉपरेशन क्या है, रेल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपरेशन हो रहा है। तो नीति आयोग क्या करता है, और नीति आयोग के क्या है, उसके अलावा क्या है नीति आयोग में,
फिर उसके अलावा है इसके सदस्य सदस्य है, और दूसरा विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनवाइटी। तो सदस्य में अर्थशास्त्री वैज्ञानिकों को रखा जाता है। सदस्य में कौन होगा? स्पेशलिस्ट होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, वैज्ञानिक होंगे, इस सदस्य में आते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्यों में मंत्री भी होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, और किसी को बुलाया जा सकता है। इसे दोस्तों अब देखो, उदारीकरण ने जमाना कितना बदल दिया। एक जमाना ऐसा था जब राज्य कहता था सब कुछ हम ही करेंगे, अब स्टेट क्या कह रहा है? नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर को आगे बुलाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जमाना चल रहा है, पीपीपी को आगे बढ़ावा दिया जाए, तभी तो भारत का विकास होगा। इसलिए नीति आयोग क्या बताता है? प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अब ऐसा नहीं रहा, प्राइवेटाइज इकोनॉमी हो गई। अब प्राइवेटाइज इकोनॉमी में कंपटीशन भी हो रहा है, इसलिए भारतीय संघ में सारी टेंडेंसी है, कंपटीशन भी है, कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, सब टेंडेंसी साथ चल रही है। भारतीय संघवाद में सब टेंडेंसी साथ चल रही हैं। और इसे देखो, नीति आयोग दोस्तों क्या करता है? अब जितनी बात अपनी इकोनॉमी की पढ़ोगे वहां इसको अप्लाई कर सकते हो बस। क्योंकि नीति आयोग क्या करता है? दीर्घकालिक योजना बनाता है, यानी भारत में शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आगे बढ़ाना है, इसी हिसाब से वो राज्यों को एडवाइस देता है, और राज्य उसके हिसाब से काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे गरीबी निवारण के लिए अलग टास्क फोर्स बनी, और राज्यों के मामले में। और राज्यों को महत्व देना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर राज्य की आवश्यकता अलग अलग है। तो जब तक राज्य का महत्व नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट डेवलप इंडिया, भारत का विकास हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोच के देखो, यहाँ पे ये है नीति आयोग, और आज के ज़माने में पूरा इंडिया बदल गया। एक ज़माना था दोस्तों, राज्य इंडस्ट्री लगाता था, आजकल राज्य भी प्रचार कर रहा है। राज्य भी प्रचार कर रहा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो दोस्तों ये अपने आप में ये है नीति आयोग, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठेंगे, विशेषज्ञ बैठेंगे। ये समझ लो एक ऐसी भारत की पावरफुल थिंक टैंक। तो नीति आयोग का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे अब विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसर बैठकर विश्वविद्यालय के विकास की बात करें, वैसे पूरे देश के लोग जब बैठ के विकास की बात करेंगे, ये नीति आयोग है। और इसी के साथ हम संघवाद को समाप्त कर सकते हैं। अब केवल आप कहोगे तो आपातकाल की बात है, वो अलग से आपको बता देंगे। तो फिर हम जुडिशरी शुरू कर सकते हैं, आपातकाल लास्ट में देख सकते हैं, इसे जुडिशरी भी आपका शुरू हो जाएगा। तो ये है संघवाद का विषय। अब सब बच्चे सवाल पूछ लो, आप जरा बच्चों सवाल पूछो। हाँ, पूजन का जुडिशरी बताना है। हाँ, जुडिशरी बता देंगे, उसके बाद फिर आपातकाल बता देंगे। तो संघवाद का विषय इतना ही है। ये सब अर्थशास्त्री के बाद क्या लिखा है? अर्थशास्त्री वैज्ञानिक। अर्थशास्त्री के बाद क्या? साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट। ये सब विशेष, ये सब। किसी बच्चे ने कहा कि जुडिशरी के बाद क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ, जुडिशरी के बाद दोस्तों, जुडिशरी भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पॉलिटी का पार्ट है। किसी बच्चे ने पूछा नीति आयोग का मतलब क्या है? मेरे बच्चों, देश के विकास के लिए नीतियां बनाना, ये नीति आयोग का काम है। किसी बच्चे ने कहा थिंक टैंक क्या है? अरे बच्चों, जो विशेषज्ञता वाला काम करता है, जो विशेषज्ञता है। उपबंध का प्रावधान, सब मैंने पूछा है। अरे उपबंध प्रावधान, इसलिए हमने कहा कि अगर उपबंध का मतलब प्रावधान होता है। नीति आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नीतीश ने पूछा है। बच्चों देखो, नीति आयोग तो मेनली भाई उसका हेड प्रधानमंत्री है, तो जिसके हेड में प्रधानमंत्री होगा वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री। और दूसरा है कि जो स्टैटिस्टिकल मंत्र, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें नीति आयोग वाला काम करते हैं। हाँ सर, आईआर की क्लास कब होगी? बस पॉलिटी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आईआर की भी क्लास हो जाएगी। हाँ, पंचायती राज भी बताना है बच्चों।
पंचायती राज बता देंगे, पंचायती राज बताएंगे, और पहले जुडिशियल बता देंगे, सर पंचायती राज। अनुबंध क्या है? जो समवर्ती का विषय है। अरे मेरे बच्चों, अनुबंध मतलब है समवर्ती के विषय का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। शासकीय पर गवर्निंग काउंसिल, ये देखो गवर्निंग काउंसिल बच्चों, जिसमें मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं नीति नीति आयोग के, उसे कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखो, सचिन ने पूछा, अरे मेरे बच्चे सचिन, ये तो मैंने अभी तुमको बता दिया था यार, कहाँ सो रहे हो? होश वालों को खबर क्या, पॉलिटी भी कोई चीज है? बताओ, मेरे बच्चे सारे सो रहे हैं, कैसे पॉलिटी पढ़ेंगे जब सोते रहोगे मेरे बच्चे? अब देखो, अभी तक क्या कर रहा था, ये आपस में कमेंट करते रहते हैं। ये देखो, अंतर्राज्यीय परिषद में कौन होता है, कौन बना था, ये लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ मैंने। चलो भाई, कम से कम इरेज तो नहीं किया हमने। क्षेत्रीय परिषद में 5 में से, नहीं नहीं नहीं, नीलेश ने पूछा है, क्षेत्रीय परिषद में 5 अलग है, पूर्वोत्तर अलग है, पूर्वोत्तर छठा है। इसने पूछा सविता, नीति, नीति का N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है सविता। इलेक्शन कमीशन कब होगी? अरे बच्चों, विजय ने पूछा, पहले ए भाई पढ़ तो लो मेरे बच्चों। सर जी, 5 परिषद में कौन कौन से हैं? अरे सब में वही है। अब देखो, अभी ये बच्चे, एक पता, ये बच्चा लगता है होली के पहले भांग खा लिए हैं इन लोगों ने। अरे मेरे बच्चों, क्या भी मैंने बताया, अभी सारी बात मैंने बता दी। अभी तो मेरी बात सारी हो गई है, देख लो अब कौन कौन होते हैं, ये लिखा हुआ है। अब कौन कौन होता है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से, क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन होता है। और मेरे बच्चे, इसलिए देखो, ऐसे अगर अब क्लास चलती रही कमेंट करते रहोगे तो देखो फिर ये आगे बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि आदमी को लापरवाह नहीं होना चाहिए बच्चों। सर, नीति आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा सारे काम। और लॉजिकल है, जो भी संघ में तो होगी, राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा चुनाव में किसके लिए आरक्षण होता है? अनुसूचित जाति जनजाति, और अभी महिलाओं के लिए कर दिया गया है। पदेन, अखिल ने पूछा, पदेन नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? अर्थशास्त्री। नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन होता है इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? तो मैंने बता दिया। पॉलिटिक्स पर्सनल कब से है? पॉलिटिक्स पर्सनल कब से है? अरे दोस्तों, महिलाएं हैं, नारीवादी मानते हैं कि पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है। याद रखना, पॉलिटिक्स वहां शुरू होती है जहां चाय बनाने की बात आती है। अब सुबह अगर पत्नी ने पति से चाय का बनवा लिया तो पॉलिटिक्स कर दिया। नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद, शासकीय परिषद अलग क्यों है? दोनों सीएम, हाँ। अरे भाई देखो, क्षेत्रीय परिषद अब हिमालय के राज्य की समस्या अलग है, कोस्टल स्टेट की समस्या अलग है। तो अगर किसी राज्य विशेष की समस्या होगी तो वो क्या होगा? रीजनल काउंसिल। राष्ट्रीय एकता परिषद, अरे बच्चों देखो, राष्ट्रीय एकता परिषद तो भी हमारे काम कर नहीं पा रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद न किसी विधि में है, न संविधान में है। हाँ, पूंजी कमीशन ने कहा था, रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद में सारे लोग आ जाते हैं, नेता, अधिकारी, तो पूरा पूरा निरंकारियों का समूह है राष्ट्रीय एकता परिषद। किसी पदेन सदस्य क्या होता? अरे मेरे बच्चे, पदेन नहीं होता। एक पद पर जाने के बाद दूसरा पद मिल जाए, पदेन। यानी जो राज्यसभा का सभापति होगा, उस पद पर बैठे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का पद अपने आप मिल जाएगा। ये पदेन। एक पद पर रहने के कारण दूसरा पद मिल जाए, ये क्या है? पदेन। ISCO कैसे बनता है सर जी? अरे मेरे रेखा ने पूछा है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, इसलिए। CEO नीति आयोग का है, वो किसी कंपनी का नहीं है। चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए, किसी का, ऋचा ने कहा बुक में, नहीं नहीं, बुक में होगा संघवाद का चैप्टर, तुम रिया देख लेना, बिल्कुल होगा। जनरल काउंसिल में गवर्नर को क्यों नहीं रखा जाता सर? अरे मेरे बच्चों, गृह मंत्री है ही है, CM है ही है। शासकीय परिषद में केवल मुख्यमंत्री, हाँ केवल मुख्यमंत्री शामिल होते हैं शासकीय परिषद में। संविधान निर्माण नहीं पढ़ाएंगे, राहुल ने पूछा। अरे अरे बच्चों देखो, हिस्ट्री में संविधान आप पढ़ोगे तब लास्ट में बता भी देंगे। मेनली तो हिस्ट्री में जो हम पढ़ लेते हैं वही पर्याप्त है। आप संविधान निर्माण की बात करोगे तो हम बता देंगे, ऐसा पहले पढ़ लो। थैंक यू। पॉलिटिक्स ऑप्शनल कब से?
अच्छा, अब ऑप्शन का बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों। जोनल काउंसिल के आर्टिकल 350। अब देखो, किसी ने, पारस ने पूछा है कि वर्तमान सीईओ क्या है। अरे मेरे बच्चे पारस, अब जरा थोड़ा गूगल पे चेक कर लो, वर्तमान सीईओ कौन है पता चल जाएगा। पर आप लोग भी चेक कर लिया करो यार, इतने बुद्धिमान बच्चे हैं। गूगल गूगल आप जब पढ़ाते रहते हो सब। दिल्ली में सीएम क्यों नहीं है? अरे आंसू, दिल्ली में सीएम है। पूर्वोत्तर परिषद गठन क्यों किया गया? आप देखो, स्वीटी ने पूछा है, अरे पूर्वोत्तर परिषद गठन क्यों किया गया है? विकास के लिए, सहयोग के लिए। सुशीला ने पूछा अनुसूचियां कब पढ़ाएंगे? अरे सुशीला, अनुसूचियां तो सीधे है, देखो। एक में क्या है? 28 राज्य। दो में क्या है? दो में क्या है? वेतन भत्ता। तीन में क्या है? शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन। और हमारा संविधान कहता है पहले वेतन भत्ता देख लो, फिर शपथ ले लो। और फिर चौथे में लैंग्वेज भी सीख लो, भाई शपथ लेके पैसा लैंग्वेज सीख लो। पांचवें में जनजातीय क्षेत्र में चली जाओ। छठे में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम चले जाओ। सातवें में बिहार यूपी का काम देख लो। आठवें में देख लो कि हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस है। चौथे में क्या है? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। आठवें में लैंग्वेज में है। इसने पूछा एम लक्ष्मीकांत में संघवाद नहीं जो आपने पढ़ाया। अरे इसलिए मैंने कहा एम लक्ष्मीकांत बेकार किताब है बच्चों। पेपर देख लेना, आज के क्वेश्चन पेपर से यूपीएससी के देखना, कोई किताब मिलेगा नहीं उससे कोई प्रश्न। फिर भी लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं क्या बताऊं, तो मेरे पढ़ाई लक्ष्मीकांत में कैसे मिलेगा? क्या राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य को बर्खास्त कर विधानसभा को निलंबित करे, विघटित कर सकता है? गरिमा ने पूछा है। देखो, राज्यपाल को अधिकार तो नहीं होता, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है। सरकारी आयोग विस्तार से बताए सचिन। सरकारी आयोग, अच्छा एक बार पढ़ लेना बच्चों, वित्त किताब में लिखा हुआ है विस्तार से। एक बार थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चों, सर अरे एग्जाम के लिए प्लीज, आपके बुकलेट काफ़ी है ना एग्जाम के लिए, प्लीज रिपोर्ट। अरे प्री टीचिंग यार देखो, अगर आपने अच्छे से क्लास कर ली है, बुकलेट पढ़ लिया है तो काफ़ी है। अच्छे, लेकिन क्लास तो सर पॉलिटिक्स हमने क्या करे, कुछ जनरल टॉपिक बता दीजिए। ज्योति ने पूछा है, अरे मेरे बच्चे ज्योति तुमने क्या पढ़ाई की है, क्या पढ़ा है ये तो बताओ। क्या समझ में नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। किसने सविता ने कहा प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? जैसे तुम लोग प्रतिस्पर्धा करते हो क्लास के समय क्वेश्चन पूछने में, ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है। वैसे ही उत्तर प्रदेश बिहार के बीच प्रतिस्पर्धा और एक निवेश कहाँ ज्यादा है? उत्तर प्रदेश सोच रहा है टूरिस्ट हमारे यहाँ ज्यादा आ जाए, और बिहार सोच रहा है टूरिस्ट हमारे यहाँ ज्यादा आ जाए। और उधर गुजरात सोच रहा है कि लोग वहां चले जाएं लाइन देखने के लिए। एमपी कह रहा है भाई अब हमारे यहाँ चीता गए, वहां देखने आ जाओ। यही तो कॉम्पिटिशन है। केंद्र शासित क्षेत्र में सीएम नहीं होता, फिर दिल्ली में सीएम कैसे होता है? आंसू मेरे बच्चे, दिल्ली के बारे में मैंने विस्तार से तुमको बताया है, मेरा पुत्र सब भूल जा रहा है। अब इसको लगता है च्यवनप्राश खिलाना पड़ेगा। सर पंकज ने पूछा सर खालिस्तान क्या है? अरे खालिस्तान का मतलब है खालसा के लिए एक अलग राज्य हो, सिख समुदाय के लिए एक अलग राज्य है, विचार खालिस्तान का है। ऐसा विचार कुछ है नहीं भारत में। सब कोई कैबिनेट में सिक्योरिटी बनने के लिए किसी भी कैडर के आईपीएस ऑफिसर दिल्ली बुलाया जाता है, या फिर दिल्ली में नहीं? तो नहीं 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 नहीं, कैबिनेट सिक्योरिटी के लिए किसी भी आईएएस ऑफिसर को किसी राज्य के दिल्ली में बुलाया जा सकता है। और सर सिटीजनशिप कब स्टार्ट करोगे? अरे चिंता मत करो, सब बता देंगे मेरे बच्चों। लेम टैक्सेशन क्या होता है? अरे मेरे बच्चों देखो, लेम टैक्सेशन का मतलब है लोकसभा का अंतिम सेशन, जैसे भी लेम टैक्सेशन हुआ, इसमें लोकसभा कोई काम कर नहीं पाती क्योंकि अगला चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनावी वर्ष में अंतिम सत्र, जिसके बाद चुनाव होना है, इसे लोकसभा कोई काम नहीं कर पाती। काउंसिल के ईयर क्लासेस भी आप, हाँ देवराम, हाँ ईयर क्लासेस भी हम लेंगे बच्चों, चिंता मत करो। सर कल क्या पढ़ के आना है? तो कल न्यायपालिका शुरू करते हैं बच्चों, एक नया टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद जो बचेंगे उसके बाद हम कर देंगे। तो कल अभी क्वेश्चन भी कराना है, क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद न्यायपालिका हो जाएगा। इसी वजह से सीईओ का काम क्या होता है? आर्थिक सलाह देना मेरे बच्चे। एक जिले में दो कलेक्टर हो सकते हैं, नाम पारस। एक जिले में दो कलेक्टर नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती बच्चों। ऐसी बात कर रहे हो।
बच्चे ने पूछा है प्लानिंग कमीशन क्यों हटाया गया? अरे प्लानिंग कमीशन था, अरे दोस्तों समाजवाद के समय आया था, अब समाजवादी जमाना चला गया और प्लानिंग कमीशन में थोड़ा सा काम अलग था। किसी बच्चे ने कहा नीति आयोग कार्य क्या है? नीति आयोग कार्य क्या है? नीति जैसा नाम अर्थशास्त्र में दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करना, शिक्षा में कैसी प्रगति होनी चाहिए, कृषि नीति कैसी चलनी चाहिए, देश का आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, उसकी बृहत्तर रूपरेखा क्या करता है? नीति आयोग बनाता है। किसी बच्चे ने दिव्या ने पूछा है कि डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दिव्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मर गई, अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में चिंता मत करो। किसी सी, अरे सब बच्चे पूछ रहे हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का मतलब है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। निवास अच्छा, आर्टिकल 150 से, अरे मेरे दोस्त, अरे इतना आर्टिकल चक्कर मत पड़ो मेरे बच्चे, और मैं आपको आगे बता दूंगा, आगे बता दूंगा, चिंता मत करो। लेक्चर देखते समय समझ आता है कि क्या लिखा है? स्टेटमेंट, लेक्चर देखते समय समझ आता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गलत हो जाते हैं। अरे फरहान अच्छे से पढ़ो बेटा, बार बार करो, रिवीजन करो, नहीं गलत होगा। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन से नौ मुख्यमंत्री होते हैं? ये नौ निश्चित है, तो सब क्षेत्र के, कुछ दक्षिण भारत से होंगे, कुछ विपक्षी से होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, सब रीजन से, सब पार्टी से लिए जाते हैं। आईएएस को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, स्टेट के एसडीएम को ही बनाया जा सकता है। मेरे बच्चों इस देश का एसडीएम इतना प्रमोट नहीं हो पाता, एसडीएम प्रमोट होकर कमिश्नर तक चला जाता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाता। कल किसी ने बच्चे में, कल बच्चों जुडिशरी शुरू कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा और टॉपिक आपको बता देंगे। आपने बनाए हुए प्री एग्जाम की एमसीक्यू रिव्यू, अरे बच्चों सब केजीएस से तुम लोगों को मिल जाएगा। सर नीति आयोग का संकलन, संकलन कब? अरे 2022, अरे नीति आयोग बना था 2014, जिस साल मोदी जी की सरकार आई थी। आप नोट्स भी बनवाएं प्लीज। अरे मेरे बच्चों देखो, ये नोट्स ही तो है सारा, मैं लिखवा दे रहा हूँ, देख लो ये सब, यही तो नोट्स में ऐसा होता है। आरपीएससी के लिए यही काम आ जाएगा। देवराम ने पूछा है, हाँ बच्चों आरपीएससी के लिए देखो, आरपीएससी में थोड़ा आर्टिकल पूछता है, इसके अलावा थोड़ा आर्टिकल वेयर एक्ट देख लेना, यहाँ केवल आर्टिकल लिखा हो तो आरपीएससी से काम चल जाएगा, क्योंकि यही तो पॉलिटी तो हर जगह एक ही है मेरे बच्चों। मुझे एक केस लाना है, क्या मैं आपको अपना वकील बना सकता हूँ? अरे मेरे बच्चों मैं वकील नहीं हूँ। आंसू तुम अपना वकील मुझे क्यों बनाना चाहते हो? मैं वकील राम जेठमलानी से कपिल सिब्बल को देख लो यार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।